गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग क्वांटम नंबर देख रहे थे और क्वांटम नंबर में हमने अभी तक पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसके बाद ऑफबो प्रिंसिपल और हंट्स रूल तक हमने जो प्रिंसिपल्स है वो देख रखे हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है एक्सेप्शंस। लास्ट क्लास में हमने कुछ होमवर्क दिया था आपको कि 1 से लेकर 50 तक के जो एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको लिखना है। तो कुछ लोगों ने लिखकर उसको व्हाट्सएप भी किया। अब उसमें जब आपने 1 से लेकर 50 तक के एलिमेंट्स का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो उसमें कई सारे एक्सेप्शंस आपको वहाँ पे दिखे। जैसे कि आपको सबसे पहला एक्सेप्शन दिखा होगा एटॉमिक नंबर 24 में। एटॉमिक नंबर 24 जो कि क्रोमियम है, तो क्रोमियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने लिखा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, दोनों अलग अलग हमें वहाँ पे मिल रहे हैं। इसके अलावा कॉपर और इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स में हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट मिलता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफबो के अकॉर्डिंग हम लोग लिखे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे कि एक्सेप्शंस यहाँ पे क्यों मिलते हैं हमें। एक्सेप्शंस का जो मेन रीज़न है, एक्सेप्शन जो आपको यहाँ पे मिल रहा है उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि कहीं कहीं पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका हाफ फिल्ड या फिर फुल फिल्ड हो जा रहा है। हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नेचर में ज़्यादा स्टेबल देखे गए। जो कॉन्फ़िगरेशन आपके हाफ फिल्ड है या फिर फुली फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नेचर में ज़्यादा स्टेबल है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ है और ये नेचर में ज़्यादा स्टेबल क्यों है। तो यहाँ पे हम लोग अब बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड fully filled electronic configuration। तो यहाँ पे अपने पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले समझे हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का मतलब क्या है। तो इनके नाम से पता चल रहा है, हाफ फिल्ड का मतलब कि वो कॉन्फ़िगरेशन जिसको आधा भरा गया हो, ठीक है, जिसमें सबशेल्स को हाफ भरा गया हो यानी आधा भरा गया हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जिसको पूरा भरा गया उसको क्या बोलेंगे, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल जैसे आपका जो P3 कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अलावा आपका जो D5 कॉन्फ़िगरेशन है, जो F7 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशंस है इनको हम लोग बोलेंगे हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसके अलावा जो आपका जैसे P6 कॉन्फ़िगरेशन है या फिर D10 कॉन्फ़िगरेशन है या फिर आपका F14 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इन सभी कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलेंगे फुली फिल्ड। तो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक ना, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। अब हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड में यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो ये है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आपके हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ये नेचर में ज़्यादा स्टेबल पाए जाते हैं। दीज आर मोर स्टेबल। तो ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है, तो इसका भी रीज़न समझ लें। यहाँ पे अपना जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको पहले एलिमेंट में मिलता है जो कि अपना क्रोमियम है। क्रोमियम जो है Cr, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, ठीक। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारे पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1s2 से लेकर 3p6 तक ये आपका बन जाएगा आर्गन। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग आर्गन। यहाँ पे अपने पास 4s2, ठीक, तो आर्गन 4s2 और 3d4, ठीक, आर्गन 4s2 3d4। अब यहाँ पे जो 4s2 3d4 है, इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं
तो जो 4s है, ठीक है, तो 4s में एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये आपका हो जाएगा 4s2, और जो 3d सबशेल है, तो 3d सबशेल में अपने पास 5 ऑर्बिटल्स है, तो आपके पास ये हो जाएगा 3d4। तो 3d4 में 1 2 3 और 4, ठीक। तो ये आपका हो गया 4s2 और 3d4। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपको मिलता है अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का हमको नहीं मिलता, यानी कि 4s2 3d4 इस तरह का कोई कॉन्फ़िगरेशन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि क्रोमियम का जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपको मिलता है आर्गन 4s1 3d5, ठीक। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है ये 4s से जंप करके 3d सबशेल में चला जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से जंप करके किसमें चला जाएगा, 3d में, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाता है 4s1 3d5। 4s1 3d5 में यहाँ पे जो 4s सबशेल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और जो 3d सबशेल है, तो 3d सबशेल में आपके पास 1 2 3 4 और 5, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन के जंप करने से जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका वो d4 से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, d5 में। तो कॉन्फ़िगरेशन d4 से d5 में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फिल्ड हो जा रहा है, ठीक। d4 से d5 मतलब कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो रहा है। और मैंने अभी बताया आपको कि ये देखा गया है कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नेचर में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के जंप करने से जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाती है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखें, पहले एग्जाम्पल समझें कि हमें ये एक्सेप्शंस मिलते कहाँ हैं। तो जैसे पहला एक्सेप्शन अपना हो गया क्रोमियम, इसी तरह से दूसरा एक्सेप्शन है कॉपर। कॉपर में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको मिलना चाहिए, तो जो कॉपर है Cu, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका एग्जिस्ट करना चाहिए। इसको अगर देखें हम तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका वो आर्गन का मिलेगा। तो यहाँ तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको मैं आर्गन में लिख सकता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा आर्गन। तो यहाँ तक हमें मिल गया आर्गन, इसके बाद 4s2 3d9। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ मिलना चाहिए था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं मिलता है। अगेन एक इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके किस में चला जाता है, 3d सबशेल में। इस फिनोमेना को एक्साइटेशन बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से प्रमोट होकर दूसरे एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्साइटेशन। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये 4s से एक्साइट होकर किस में चला गया, 3d में। तो एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलता है वो मिलेगा आर्गन, यहाँ पे 4s1 3d10। इससे हुआ क्या, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 3d9। तो यहाँ पे अपने पास ये 4s है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे आपके पास 3d है। तो 3d में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 3d9 है। अगर d9 को एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो d9 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, d10 कॉन्फ़िगरेशन में। और d10 कॉन्फ़िगरेशन आपका कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेचर में कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के अचीवमेंट से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से प्रमोट होकर किस में चला जाएगा, 3d में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपको मिलेगा 4s1, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका इस तरह से 3d10। तो 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ भी हमने देखा कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो d9 होना चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके किस में चला जाता है, 3d में। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाता है 4s1 3d10, और d9 से d10 में कन्वर्ट होते ही इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ से हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो d9 और d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये नेचर में ज़्यादा स्टेबल होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेचर में ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। तो इसके लिए 2 रीज़न यहाँ पे प्रपोज किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वाई दिस कॉन्फ़िगरेशंस, मतलब कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल।
इसने क्वेश्चन पूछा है एक्चुअल में हाफ फील्ड होता है या जम कराना पड़ता है। तो इसमें ऑफबॉव के अकॉर्डिंग जो है आपका कॉन्फ़िगरेशन आपका हाफ फील्ड नहीं होना चाहिए था। ऑफबॉव के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को जब भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले जिसकी एनर्जी कम है उसको भरेंगे, वो भर जाएगा, फिर उसके अगले एनर्जी लेवल को भरेंगे। इस तरह से एनर्जी वाइज इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो यहाँ मिलना क्या चाहिए था आपको, 3d4 मिलना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन आपका 4s से 3d में क्या होगा, एक्साइट कर जाएगा, और एक्साइटेशन से वो हाफ फील्ड अचीव करेगा। तो नेचर में एक्चुअली हाफ फील्ड ही मिलता है, लेकिन ये आपको मिला कैसे है, बाई एक्साइटेशन। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से एक्साइट करके इसमें चला गया, 3d में चला गया। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, हाफ फील्ड S1 मोर स्टेबल नहीं होता है क्या? तो नहीं होता है, ये सही क्वेश्चन पूछा आपने। यहाँ मैंने लिखा भी नहीं S1 कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि S1 में एक्सचेंजेस पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप ये समझो कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन या फिर फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नेचर में ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि S1 जो है वो स्टेबल नहीं होता। ठीक, तो अब इसका रीज़न समझ ले। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेचर में ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है? तो इसके दो रीज़न दिए गए। ठीक, पहला रीज़न जो है, बिकॉज दीज कॉन्फ़िगरेशंस आर सिमेट्रिकल। दीज कॉन्फ़िगरेशंस आर सिमेट्रिकल। हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है ये नेचर में सिमेट्रिकल होती है। नेचर का एक रूल है कि सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। जो चीज़ें सिमेट्रिकल है वो सब ज़्यादा स्टेबल है। नेचर में जितनी भी स्टेबल चीज़ों को देखें वे सभी मोस्टली जो है सिमेट्रिकल ही है। तो एज पर द रूल ऑफ नेचर सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। इस कारण से हम बोल सकते हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, और ज़्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें बस एक पॉइंट लिखेंगे कि एज पर द रूल ऑफ नेचर, तो रूल ऑफ नेचर सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। जो सिमेट्री है वो स्टेबिलिटी को लीड करती है। जैसे यहाँ पे अगर देखें हम एक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ मैं P3, तो P3 कॉन्फ़िगरेशन जो है ये सिमेट्रिकल है। ये कैसा है आपका, सिमेट्रिकल। लेकिन आपका जो P4 कॉन्फ़िगरेशन है, P4, तो P4 में 1 2 3 और 4, यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका कैसा है, अनसिमेट्रिकल। किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो किसी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। तो सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। लेकिन ये जो रीज़न है आपका, ये रीज़न बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। ये तो हमने बस ऐसे बोल दिया कि भाई नेचर का एक रूल है कि नेचर में जितनी भी स्टेबल चीज़ें हैं वे सभी मोस्टली सिमेट्रिकल है। इसीलिए यहाँ पे भी अगर कोई सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है तो वो नेचर में ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन ये बहुत टेक्निकल रीज़न नहीं हुआ। जो दूसरा इसका रीज़न है वो मेन रीज़न है। तो सेकेंड यहाँ पे रीज़न दिया जाता है, इट इज़ ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। तो सेकेंड जो रीज़न है ये है एक्सचेंज एनर्जी। अब इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे, ये क्या है। सेकेंड है आपका एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एक्सचेंज एनर्जी क्या चीज़ है कि देखो, 2 इलेक्ट्रॉन्स जिनका स्पिन सेम हो, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन जिनका स्पिन सेम हो और जिनकी एनर्जी भी सेम हो, ठीक ना, स्पिन सेम हो और एनर्जी भी सेम हो, वे अपने पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक ना, वे अपने पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं। इस एक्सचेंज के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। ठीक, तो इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जैसे आपके पास मान लो कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, जैसे P3 कॉन्फ़िगरेशन, P3 या D5 कॉन्फ़िगरेशन अगर ले ले, तो जैसे आपके पास मान लो D5 कॉन्फ़िगरेशन, तो D5 कॉन्फ़िगरेशन आपका नेचर में कैसा है, हाफ फील्ड। तो D5 में 1 2 3 4 और 5, इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास प्रेजेंट है। अब ये बताओ, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है ये डिफरेंट है या सेम है? तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है, सेम है। अच्छा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है वो भी क्या है, सेम है। तो
दो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी सेम हो और जिनका स्पिन भी सेम हो, ये आपस में पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। आपस में पोजीशन क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी सेम हो, स्पिन सेम हो, वो अपने पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं और इस एक्सचेंज के दौरान कुछ एनर्जी उसमें से रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और किसी भी सिस्टम से जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उस सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो उतनी हाई होगी। ठीक, क्योंकि ये भी एक रूल है कि जो जितना लेस एनर्जेटिक है वो उतना ज़्यादा स्टेबल है, और जो जितना मोर एनर्जेटिक है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है और उतना ही लेस स्टेबल है। तो सिस्टम अगर एनर्जी लूज कर रहा है यानी स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें D5 कॉन्फ़िगरेशन में, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सचेंजेस में देखने वाला हूँ कितने एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखें नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कि यहाँ पे एक्सचेंजेस कितने हो रहे हैं। ठीक, तो ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी पोजीशन क्या कर सकता है? एक्सचेंज कर सकता है। ठीक, सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी अपनी पोजीशन को क्या कर सकता है? एक्सचेंज कर सकता है। अच्छा, इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस है वो कितने हो जाएंगे? 5। ठीक ना, इस इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो जाएंगे? 5। यहाँ किसी ने पूछा है कि वाई डू दे एक्सचेंज पोजीशन, तो इसका रीजन अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं कि एक्सचेंज करने के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी जब रिलीज होगी तो सिस्टम जब अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करता है, जिससे उसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। जो जितना लेस एनर्जेटिक है वो ज़्यादा स्टेबल है, और जो जितना मोर एनर्जेटिक है वो उतना हाईली रिएक्टिव है और वो उतना ही लेस स्टेबल है। तो एक्सचेंजेस के दौरान एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है जिससे सिस्टम या कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी को अचीव करता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है वो ये है कि एक्सचेंजेस को हम काउंट करने जा रहे हैं, कितने एक्सचेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी पोजीशन क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो जाएंगे? 4। यहाँ पे अगर देखा जाए नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो जाएंगे? 4। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज हो गए 4। ठीक, अच्छा इस इलेक्ट्रॉन के लिए अब एक्सचेंज काउंट करें तो देखो इस इलेक्ट्रॉन के लिए इसका इसके साथ एक्सचेंज हम काउंट कर चुके हैं। ठीक, तो इसका इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ एक एक्सचेंज हो गया, इसके साथ दूसरा एक्सचेंज हो गया और इसके साथ तीसरा एक्सचेंज हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो जाएंगे? 3। इस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इसका इसके साथ एक्सचेंज, इसका इसके साथ एक्सचेंज, तो इसके लिए एक्सचेंज की संख्या कितनी हो गई? 2। इस इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सचेंजेस कितने होंगे? तो इसका इसके साथ एक्सचेंज, तो इसके लिए 1, और इसके सारे एक्सचेंजेस हम लोग काउंट कर चुके हैं, तो इसके लिए नंबर ऑफ एक्सचेंजेस 0। तो टोटल जो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस है ये हो जाएंगे 4 + 3 + 2 + 1 + 0, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो यहाँ पे अपने पास जो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हैं D5 कॉन्फ़िगरेशन में वो कितने हैं? 10, जो कि बाकी कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में हाई है। और जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे किसी कॉन्फ़िगरेशन में, वो कॉन्फ़िगरेशन उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज करेगा, और सिस्टम जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। इस कारण से आपका जो D5 कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा है कॉपर में तो 4s से 3d में एक्सचेंज हुआ था। अब देखो यहाँ स्टेटमेंट आपने गलत लिखा है, 4s से 3d में इलेक्ट्रॉन का जंप हुआ है, एक्सचेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे एक्साइटेशन बोलते हैं। एक्सचेंज उसी को बोलेंगे जब दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम हो। ठीक है, स्टार्टिंग से आपने ध्यान से नहीं सुना, इसका मतलब स्टार्टिंग से ध्यान से सुनना है। दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होनी चाहिए और दो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन भी सेम होना चाहिए। तो जब वो आपस में पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे उस फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे एक्सचेंजेस, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे एक्सचेंज एनर्जी।
3d और 4s की जो एनर्जी है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में गया तो उसको एक्साइटेशन बोलेंगे या प्रमोशन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो बढ़ गई, ठीक, 4s से किस में चला गया, वो 3d में। लेकिन 3d सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उन सब की एनर्जी सेम है। तो एनर्जी अगर सेम है तो वे आपस में पोजीशन को एक्सचेंज करके कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं। उस एनर्जी का नाम दिया गया है एक्सचेंज एनर्जी, ठीक ना, इस चीज को समझना है। अब यहाँ पे तो सबने सही बताया, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने मिल रहे हैं आपको, 10, ठीक। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान समझ ले, फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको मैं, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंजेस शो कर रहा है, 4। अब इसकी बात करें तो इसका इसके साथ काउंट हो चुका है। अगर इसका इसके साथ देखें हम तो 1, 2 और 3, तो इसके लिए 3 एक्सचेंज हो गए। इसका अगर देखें हम तो इसका इसके साथ एक्सचेंज, इसका इसके साथ एक्सचेंज, तो कितने हो गए, 2। इसका सिर्फ इसके साथ एक्सचेंज, तो कितना हो गया, 1। बाकी सब एक्सचेंज काउंट हो चुका है। अच्छा, इसके लिए एक्सचेंज कितने हो गए, 0। क्यों, क्योंकि इसके सारे एक्सचेंजेस जो है वो हमने काउंट कर लिए। तो टोटल एक्सचेंज कितने हो गए, 4 + 3 + 2 + 1 + 0। तो 4 + 3 + 2 + 1 + 0, ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज आपके पास कितने मिल गए, 10, जो कि सभी कॉन्फ़िगरेशंस में आपको सबसे हाई मिलता है। तो इस कारण से आपका जो D5 कॉन्फ़िगरेशन है वो नेचर में ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे मैं 1-2 पॉइंट यहाँ पे आपको लिखवा भी दे रहा हूँ कि देखो एक्सचेंजेस होंगे कब, तो एक्सचेंजेस तब होंगे जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम हो और 2 इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन भी सेम हो, यानी इलेक्ट्रॉन्स डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में होने चाहिए और उनका स्पिन भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें हम कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सेम स्पिन, तो हैविंग सेम स्पिन एंड सेम एनर्जी, ठीक ना, सेम स्पिन एंड सेम एनर्जी कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन, वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज some energy is released, तो some energy is released which is known as exchange energy, जिसको हम लोग exchange energy बोलते हैं, ठीक। तो अगर कोई पूछ ले कि भाई डिफाइन एक्सचेंज एनर्जी, तो ये आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी। इसके बाद ग्रेटर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हायर विल बी द एक्सचेंज एनर्जी, जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस की संख्या होगी एक्सचेंज एनर्जी जो है वो उतनी हाई होगी, ठीक। और D5 कॉन्फ़िगरेशन में जो एक्सचेंजेस की संख्या है वो ज़्यादा है, वो कितनी है, 10 है, और D10 में जो है तो वो इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 20 है। तो D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन इस कारण से जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। अब आपको ये जो पॉइंट है, ये जो की पॉइंट है वो याद रखना है। की पॉइंट क्या है कि अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है तो हम सीधा बोलेंगे कि वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नेचर में ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि वो रिलेटिवली मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा और वो अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना नहीं चाहेगा। जैसे मान लो अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन D5 है तो वो D4 या D6 में कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा। इसी तरह से अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन D4 है तो वो खुद चाहेगा कि कहीं से उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो D4 से किस में कन्वर्ट हो जाए, D5 में कन्वर्ट हो जाए, है ना। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कोई कॉन्फ़िगरेशन आपका P3 है तो P3 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, आपका हाफ फील्ड होता है। तो P3 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। P3 कॉन्फ़िगरेशन अपनी स्टेबिलिटी को लूज करना नहीं चाहेगा। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को अगर मैं चाहूँ निकालना चाहूँ तो इलेक्ट्रॉन क्या इजीली निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलेगा, क्योंकि P3 ऑलरेडी स्टेबल है और ये अपनी स्टेबिलिटी लूज करना नहीं चाहेगा। तो ना तो ये P2 में कन्वर्ट होना चाहेगा, ना तो ये P4 में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालना आसान है, ना तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान काम होगा, ठीक। उसकी भी बात करेंगे सेपरेट टॉपिक में। और साथ ही साथ अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन P2 है तो P2 की टेंडेंसी होगी कि वो P3 में कन्वर्ट हो जाए। मतलब कि अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो वो बहुत ही आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ताकि P2 से किस में कन्वर्ट हो जाए, P3 में, और अपनी स्टेबिलिटी को वो इंक्रीज कर सके।
तो इस पॉइंट को भी हमें याद रखना है, ठीक। तो ये था आपका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे अपना क्वांटम नंबर जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं, जो कि है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। हाँ इस तो यहाँ तक अगर कोई डाउट होगा तो उसको आप लोग चैट सेक्शन में लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है ये है आपका पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक। तो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब देखो इस चैप्टर में दो पार्ट है। पहला पार्ट है आपका पीरियोडिक टेबल और दूसरा पार्ट है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पहले पार्ट में हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल आपका डेवलप कैसे हुआ, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे है, उसको किस तरह से बनाया गया है, उसको याद कैसे रखेंगे, उसके फीचर्स क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये आपका होगा फर्स्ट पार्ट यानी कि पीरियोडिक टेबल। उसके बाद जब पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाएगा अच्छी तरह से, फिर हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ये बात करेंगे कि जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, जो सर्टेन टाइम इंटरवल पर रिपीट होती है, वो किस तरह से वेरी करती है, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर या टॉप टू बॉटम मूव करने पर। तो सेकेंड पार्ट में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और फर्स्ट पार्ट में पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनीशन कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है? तो पीरियोडिक टेबल जो है आपका एक ऐसा टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जो है, इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अब ये जो अरेंजमेंट है ये आपका सबसे पहले दिया गया था बाय लेवॉइजर। सबसे पहले हम हिस्ट्री से शुरू करें इसका कि पीरियोडिक टेबल आया कहाँ से। तो सबसे पहले एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो लेवॉइजर द्वारा दिया गया था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बस इतना ही पता था कुछ मेटल्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। तो उस क्लासिफिकेशन पर लेवॉइजर ने दो ग्रुप्स बनाए, मेटल्स और नॉन मेटल्स। जो हार्ड थे, ब्रिटल थे, सोनरस थे, लस्ट्रस थे, जो शाइनिंग थे, साउंड प्रोड्यूसिंग थे, तो इन सब को उसने बोला मेटल। जबकि जो सॉफ्ट थे, आपके ब्रिटल थे, इसके अलावा नॉन सोनरस थे, नॉन लस्ट्रस थे, जिनमें शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थी और जो साउंड प्रोड्यूसिंग भी नहीं थे, उसको उसने बोला नॉन मेटल। और मेटल्स और नॉन मेटल्स इस तरह के दो ग्रुप्स उसने यहाँ पे बनाए थे। तो पहला जो क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, वो आपका जो है वो लेवॉइजर द्वारा दिया गया था। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है इट इज बाय लेवॉइजर, लेवॉइजर क्लासिफिकेशन। यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि प्लीज एक्सप्लेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपका जो है, जो SI है, ये आपका यहाँ पे नियॉन 3s1 3p2 होता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन को ये पूछना चाह रहा होगा 3s2 3p2 कि यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइट क्यों नहीं करता है। तो देखो एक्साइट कर हर जगह भी पॉसिबल नहीं है। ये नहीं कि जहाँ मन किया वहाँ एक्साइटेशन करवा दिया। एक्साइटेशन करवाने के भी कुछ रूल्स हैं। अगर एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा है तो एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्साइटेशन के लिए आपको कुछ एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को 3s से जंप करके किस में जाना पड़ेगा, 3p में, और 3s से 3p में के बीच में जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा है। ns और n-1, ठीक ना, ns एंड n-1d के बीच में जो एनर्जी गैप होता है ये बहुत ही कम होता है या नेग्लिजिबल एनर्जी गैप होता है।
तो इलेक्ट्रॉन जो है वो Ns से n-1d में ईजिली एक्साइट कर सकता है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है एक्साइटेशन के लिए कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा हमें चाहिए। भाई Ns की एनर्जी कम है, -1d की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, जैसे 4s की एनर्जी कम है, 3d की एनर्जी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर प्रमोट करवाना है तो कुछ एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एनर्जी की वैल्यू कम है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप कर जाएगा, लेकिन S और P के बीच में एनर्जी का गैप रिलेटिवली ज़्यादा है, 3s 3p के बीच में या 2s 2p के बीच में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत इजीली एक्साइट नहीं कर पाता है। अच्छा, इसमें भी देखो 2s 2p 3s 3p, अब क्योंकि ये पूछा है तो मैं थोड़ा इसको डिटेल में बता दूँ। 3s 3p 4s 4p और 5s 5p, इसमें भी 2s 2p के बीच में एनर्जी गैप कम होता है, 3s 3p के बीच में एनर्जी गैप और ज़्यादा है। इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है आपका फिजिकल केमिस्ट्री में, तो वहाँ आप कैलकुलेट भी इसको कर सकते हो कि कितना एनर्जी गैप। इसके बाद 4s 4p जो है उसमें एनर्जी गैप और ज़्यादा है, और 5s 5p जो है उसमें एनर्जी गैप और भी ज़्यादा है। तो 2s से इलेक्ट्रॉन 2p में इजीली जंप कर जाएगा, जबकि 3s 3p में ये इजीली जंप नहीं कर पाएगा। तो कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p2, भाई 1s2 2s2 2p2 यही होता है। तो 1s2 2s2 2p2, एक इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से 2s से जंप करके किस में चला जाता है, 2p में चला जाता है। तो यहाँ पे जो ये है ये 2s1 2p3 आपको मिल जाता है, और 2s1 2p3 में हमें दिख रहा है कि वैलेंस शेल में आपके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसी कारण से जो आपका कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। और जैसे जैसे आप नीचे आते हो तो नीचे आने पर जो है एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो लार्ज हो जाती है, और एक्साइटेशन एनर्जी के लार्ज होने के कारण जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका P3 यहाँ पे नहीं मिलता है। तो यहाँ भी एक की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्साइटेशन जो है वो Ns और n-1d में आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एनर्जी गैप जो है वो नेग्लिजिबल है या कम है, जबकि Ns और Np के बीच में रिलेटिवली जो एनर्जी गैप है वो ज़्यादा है। तो हर जगह पे एक्साइटेशन नहीं लगा देना है, एक्साइटेशन जो है वो मेनली डी ब्लॉक में ही आपको मिलता है। वापस से आते हैं अपने इस चैप्टर पे पीरियोडिक टेबल। तो देखो पीरियोडिक टेबल में जो हमें याद रखना है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो हिस्ट्री है ये भी अपने सिलेबस में है। और हिस्ट्री में अगर देखें हम कि ये डेवलप कैसे हुआ, तो इसमें जो सबसे पहला साइंटिस्ट आया उसका नाम था लेवॉइजर, और लेवॉइजर ने 2 ग्रुप्स बनाए, एक में मेटल को रखा और दूसरे में किसको रखा, नॉन मेटल को, ठीक। एक में मेटल को रखा गया है, दूसरे में नॉन मेटल को रखा गया है। अच्छा, यहाँ पे लगातार कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर बता देते हैं कि कार्बन में जो एक्साइटेशन है वो होता है, ये केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे, और कार्बन एक्साइट करके ही 4 बॉन्ड बनाता है। आपको पता ना कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, और कार्बन एक्साइटेशन के हेल्प से ही 4 बॉन्ड बना सकता है, अदरवाइज कार्बन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना पाता, क्योंकि उसके पास P2 में सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपका जो लेवॉइजर क्लासिफिकेशन है, तो लेवॉइजर क्लासिफिकेशन में यहाँ पे अपने को 2 ग्रुप्स मिले, एक आपका मेटल और दूसरा आपका नॉन मेटल, ठीक। तो उसने 2 ग्रुप्स बनाए थे, मेटल और नॉन मेटल। मेटल में अब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं थी, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं देखी गई, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उसके बेसिस पर उसने मेटल नॉन मेटल को क्लासिफाई किया। जैसे फिजिकली अगर देखें हम तो जो मेटल है ये आपके हार्ड होते हैं और डक्टाइल होते हैं, ठीक, हार्ड एंड डक्टाइल। इसके अलावा जो मेटल्स हैं दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें देखें हम तो ये आपके लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब क्या हुआ कि इनमें शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स के अंदर शाइनिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। और ये जो है आपके सोनोरस होते हैं। सोनोरस मतलब कि साउंड प्रोड्यूसिंग, ठीक ना, ये साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं। जैसे बेल्स वगैरह में देखें जो घंटियाँ होती है, ठीक ना, वो मेटल के बनाए जाते हैं और वो साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं, उस पर अगर स्ट्राइक करें तो वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इसके बिल्कुल अपोजिट जो नॉन मेटल्स हैं ये जनरली आपके सॉफ्ट और ब्रिटल होते हैं। ये आपके
बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है आपका लस्ट्रस नहीं होते हैं, तो नॉन लस्ट्रस, तो नॉन लस्ट्रस, और ये आपका नॉन सोनोरस, ठीक, ये सोनोरस भी नहीं होते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग जनरली नहीं होते हैं। तो इस बेसिस पर उसने दो कैटेगरीज बनाई, मेटल्स और नॉन मेटल्स। उस समय बहुत ज़्यादा मेटल्स भी डिस्कवर नहीं हुए थे, बहुत ज़्यादा नॉन मेटल्स भी डिस्कवर नहीं हुए थे। यही जो मेटल्स थे वो कौन कौन से थे, तो जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सोना था, चांदी, कॉपर, इसके अलावा प्लैटिनम, आयरन, ठीक ना, ये सब कुछ गिने चुने मेटल्स थे। और इसी तरह से कुछ गिने चुने नॉन मेटल्स, जैसे आपका सल्फर है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इनको उसने नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखा और इसको उसने मेटल्स की कैटेगरी में रखा। तो काम की चीज़ क्या है, अगर कोई पूछ ले कि लेवॉइजर क्लासिफिकेशन क्या है, तो आपको बस इतना बताना है कि लेवॉइजर ने दो ग्रुप्स बनाए, एक ग्रुप में मेटल रखा और दूसरे ग्रुप में नॉन मेटल्स को रखा। अब इस क्लासिफिकेशन का लिमिटेशन, तो अगर इस क्लासिफिकेशन का लिमिटेशन देखा जाए, लिमिटेशन, तो इस क्लासिफिकेशन का लिमिटेशन क्या है या ड्रॉबैक्स क्या है, तो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल की भी हो और नॉन मेटल की भी हो, जो मेटल्स की तरह भी बिहेव करें और नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव करें, उनको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो जो मेटलॉइड्स हैं उसको इस क्लासिफिकेशन में हम लोग क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे जो लिमिटेशन था इसका, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, वो था कि मेटलॉइड्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर दिस क्लासिफिकेशन। तो इस क्लासिफिकेशन में जो मेटलॉइड्स हैं उनको हम लोग क्लासिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद लेवॉइजर के बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया, इसका नाम था डॉबेरिनियर। और डॉबेरिनियर के बारे में क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है, क्लास 10th की एनसीईआरटी में भी गिवन है ये, और क्लास 11th के एनसीईआरटी में भी गिवन है, यानी कि 2 बार ये एनसीईआरटी में दिया गया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो डॉबेरिनियर ने, जो साइंटिस्ट आया आपका डॉबेरिनियर, उसने ये देखा कि 3 के सेट ऑफ एलिमेंट्स मिल रहे हैं जिसमें तीनों की प्रॉपर्टीज जो है वो आइडेंटिकल है या सिमिलर है, और जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों के एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के बराबर है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, कि डॉबेरिनियर साइंटिस्ट यहाँ पे आया और उसने ट्रायड्स का कॉन्सेप्ट दिया। तो यहाँ पे जो सेकंड क्लासिफिकेशन आया वो था डॉबेरिनियर्स ट्रायड। तो डॉबेरिनियर्स ट्रायड में जो डॉबेरिनियर था, ठीक ना, डॉबेरिनियर था, उसने 3 एलिमेंट्स के सेट्स देखे जिसको उसने ट्रायड्स का नाम दिया। उन 3 एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी, मतलब कि एक जैसी थी, और उसमें जो मिडिल एलिमेंट था यानी कि जो बीच वाला एलिमेंट था, उसका जो एटॉमिक मास था वो बाकी दोनों के अर्थमेटिक मीन के बराबर था। तो इस तरह से उसने 3 ट्रायड्स दिए, 3 सेट ऑफ एलिमेंट्स दिए जिनको उसने नाम दिया ट्रायड्स। तो डॉबेरिनियर जो था, डॉबेरिनियर फाउंड सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, फाउंड सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स जिसको उसने क्या नाम दिया, ट्रायड्स, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर थी, इन विच द एटॉमिक मास, अब ये यहाँ याद रखना है आपको कि एटॉमिक मास लिखा है, नॉट एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। तो एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, तो अदर 2
एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देखें, जैसे उसको 3 एलिमेंट्स मिले, लिथियम है ना, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अच्छा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्या एल्कली मेटल्स कहलाते हैं? तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। और एल्कली मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है? एक जैसी होती है। भाई इन सब की वैलेंसी 1 है, ये सब जो है आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ये सब आपके मेटल्स हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है एल्कली मेटल्स हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर है। अब उसने ये ऑब्जर्व किया कि लिथियम जो है 3, 7, सोडियम 11, 23 और पोटेशियम 19 और आपका 37। तो यहाँ पे जो आपका मिडिल एलिमेंट है, तो मिडिल एलिमेंट जो है 39 है, सॉरी, तो मिडिल एलिमेंट जो है आपका, इसका जो एटॉमिक मास, तो इसका एटॉमिक मास कितना है? 23। ये जो है बाकी दोनों के अर्थमेटिक मीन के बराबर उसको मिल रहा था, तो बाकी दोनों के अर्थमेटिक मीन के बराबर उसको मिल रहा था। 23 जो है इन दोनों के का एवरेज है। तो उसने ये देखा कि मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो बाकी दोनों के एवरेज के बराबर है और इन 3 एलिमेंट्स को उसने नाम दिया ट्राइड्स। अच्छा, इस तरह से कुछ और ट्राइड्स उसको मिले, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अलावा उसको मिला कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है ना, बेरियम। इसके अलावा उसको मिला सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। अब इसका जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था डॉबरिनियर का, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि गिने चुने उसको 3-4 ट्राइड ही मिले। ऐसा नहीं कि बहुत सारे ट्राइड मिले हों, 100-200, उसको गिने चुने कितने ट्राइड मिले? सिर्फ 3 या फिर 4। तो इसीलिए ये जो थ्योरी थी यहाँ पे आके रुक गई या फेल हो गई। तो इसका जो लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन आप अपनी तरफ से लिख लेना कि ओनली फ्यू ट्राइड्स वर ऑब्जर्व। कुछ ही ट्राइड्स मिले थे, गिने चुने 3-4 ट्राइड्स ही आपको यहाँ पर मिले थे। लेकिन इस क्लासिफिकेशन पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ A, B and C forms Dobereiner triad, तो A, B and C form Dobereiner's triad and atomic mass of A and B are 20 and 30 respectively. Then find the atomic mass of C. तो एटॉमिक मास ऑफ C आपके यहाँ पे ऑप्शंस है, तो ऑप्शंस है यहाँ पे 25, सेकंड है आपका 40, थर्ड है आपका 35 और फोर्थ है यहाँ पे 10। तो भाई देखिए सबसे पहले आंसर किसका आता है? 1, 2, 3 और 4। इसमें सही आंसर कौन सा है? तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि A, B और C ये 3 एलिमेंट्स हैं और ये डॉबरिनियर ट्रायड को फॉलो कर रहे हैं। इसमें जो आपका A और B है इसका मास गिवन है, इसका मास क्या गिवन है आपको? 20 और 30 रेस्पेक्टिवली। आपसे पूछा गया है कि C का एटॉमिक मास यहाँ पे कैलकुलेट करो। तो 1, 2, 3, 4 कौन सा ऑप्शन सही है भाई? तो किसी ने आंसर दिया 40, तो सही आंसर है 40। सही आंसर है आपका, वेरी गुड। अब देखो 40 कैसे आया? इसमें A, B और C, A, B और C, तो A का मास कितना दिया गया है आपको? 20, B का मास कितना दिया गया है? 30, ठीक। तो 20, 30 ये तो आपको दिया गया है। ये जो B है आपका, तो B इक्वल टू A प्लस C बाई 2, इसका जो मास है वो इन दोनों के एवरेज के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो B है, तो B का मास आपको गिवन है B इक्वल टू 30, A कितना दिया गया? 20 प्लस C बाई 2। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे C की वैल्यू अपने को कितनी मिल जाएगी? 40। भाई इसका 20 है, इसका 30 है, तो C जो है वो 40 हो जाएगा, क्योंकि 20, 40 का एवरेज कितना है? 30 है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। अब हमने डॉबरिनियर ट्रायड में ये देखा कि जो आपका मिडिल एलिमेंट है उसका जो मास है वो बाकी दोनों के मास के अर्थमेटिक मीन के बराबर है। इस क्लासिफिकेशन का लिमिटेशन क्या था? कि गिने चुने 4-5 ट्रायड ही मिले। अब यहाँ पे
एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भाई जब गिने चुने 4 ही 5 ट्रायड मिले और ये थ्योरी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, तो इसको हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, या इसको क्यों पढ़ा जाता है डॉबरिनियर ट्रायड को। तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि डॉबरिनियर ही पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने प्रॉपर्टीज़ को एटॉमिक मास से रिलेट किया। उसने प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने का जो पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन किया वो था आपका एटॉमिक मास। तो हुआ क्या कि इसके बाद जितने साइंटिस्ट आए अप टू मेंडलीव तक जितने साइंटिस्ट आए, सबने जो पैरामीटर उठाया एलिमेंट्स को स्टडी करने का वो था एटॉमिक मास, और इसीलिए बहुत सारे लिमिटेशंस आने शुरू हो गए। मेंडलीव के बाद जब मोज़ले वगैरह आए तो इन्होंने जो सही पैरामीटर उठाया वो उठाया एटॉमिक नंबर, और फिर जाके हमको मिला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो डॉबरिनियर ने ही यहाँ पे एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए जो पैरामीटर उठाया वो उठाया एटॉमिक मास, और जितने साइंटिस्ट आए सबने फिर एटॉमिक मास पैरामीटर ही उठाया, और इसी को आगे उन्होंने कंटिन्यू किया अप टू मेंडलीव। तो ये था अपना डॉबरिनियर्स ट्रायड। डॉबरिनियर्स ट्रायड के बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आया वो आया बाय न्यूलैंड, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो सेकंड है आपका न्यूलैंड। तो न्यूलैंड जो था उसने एक यहाँ पे लॉ दे दिया, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। जब न्यूलैंड आया तो उसने एक लॉ दिया, न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, और इस लॉ के बेसिस पर उस टाइम पे उसको नोबेल प्राइज भी मिला। अब ये लॉ क्या था उसके बारे में बात करें तो देखो, न्यूलैंड के टाइम पर टोटल 56 एलिमेंट्स नोन थे ना। न्यूलैंड के टाइम पर कितने एलिमेंट्स नोन थे? 56। उसने क्या किया, उन 56 एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से उनको अरेंज किया, और उसने ये ऑब्जर्व किया कि हर पहले और 8वें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है, ठीक ना। उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से अरेंज किया, और उसने ये देखा कि एवरी फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो उसने इस चीज़ को म्यूजिक से रिलेट कर दिया। जैसे म्यूजिक में आपके पास 7 सुर होते हैं, ठीक ना। कौन कौन से? तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और उसके बाद वापस से क्या आ गया? सा आ गया। तो उसने इस चीज़ को इस तरह से रिलेट किया म्यूजिक से कि जैसे म्यूजिक में 7 सुर है और 7 के बाद जो 8वां है वो रिपीट करता है, ठीक ना। जैसे 7 सुर के बाद जो 8वां है वो क्या होता है? रिपीट करता है। उसी तरह से जो नेचर है उसमें एलिमेंट्स में भी हर 7 एलिमेंट के बाद 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो रिपीट करती है। तो उसने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को किससे रिलेट किया? म्यूजिक से। और यहाँ पे उसने इस रूल का नाम दिया या इस लॉ का नाम दिया ऑक्टेव लॉ, क्योंकि यहाँ पे अपने पास म्यूजिक में कितने नोट्स हैं? 8 नोट्स हैं। जो 8वां नोट है और जो पहला नोट है ये सिमिलर है। तो यहाँ पे जो इसके फीचर्स है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि न्यूलैंड के टाइम तक, एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड, ओनली 56 एलिमेंट्स वर नोन। पहला क्वेश्चन तो ये आपको याद रखना है कि न्यूलैंड के टाइम पर कितने एलिमेंट्स नोन थे? 56। तो 56 एलिमेंट्स वर नोन। उसके बाद उसने इन एलिमेंट्स को जब अरेंज किया तो अरेंजमेंट था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो उसने नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया कि ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स। उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर उन एलिमेंट्स को उसने क्या किया? अरेंज किया, ठीक। उसके बाद उसने ये देखा, अरेंजमेंट जब उसने किया, कि हर पहला और 8वां जो एलिमेंट है उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है, ठीक ना। कोई भी एलिमेंट उठा ले, उसको पहला मान ले, और उसके बाद जो 8वां एलिमेंट मिल रहा है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? सिमिलर है। और उसने इस चीज़ को किससे रिलेट किया? म्यूजिक से। जैसे म्यूजिक में 7 स्वर होते हैं अपने पास, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और नी के बाद अगेन क्या आ जाता है? सा।
तो उसने ये बोला कि जैसे म्यूजिक में 7 के बाद 8वां स्वर जो है वो रिपीट करता है, या 8वां जो सुर है वो क्या करता है यहाँ पे रिपीट करता है। इसी तरह से नेचर में हर 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, रिपीट होती है। और यहाँ पे उसने एक लॉ दिया जिसको उसने क्या बोला, ऑक्टेव लॉ। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से एलिमेंट्स को अरेंज किया। ऑब्जर्व दैट, उसने ऑब्जर्व क्या किया, तो ही ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट। तो फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट वर सिमिलर, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी। एंड कंपेयर्ड इट विद 8 म्यूजिकल नोट्स। 8 म्यूजिकल नोट से उसने क्या किया, यहाँ पे कंपेयर किया। तो 8 म्यूजिकल नोट से इस चीज को उसने कंपेयर किया। भाई म्यूजिक में 7 ही सुर होते हैं, 8वां रिपीट करता है। तो अगर 8 को देखें तो पहला 8वां जो है वो क्या है आपका यहाँ पे आइडेंटिकल है। तो इस तरह से उसको ये देखने को मिला कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, म्यूजिक पे। अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे वो एलिमेंट्स बना रहा हूँ। तो देखो एलिमेंट्स क्या है, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट होगा तो उसको चैट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एक पीडीएफ जो है आज मिल जाएगा। उस पीडीएफ में ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक। यहाँ पे बस आपको समझना है और जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसका आपको रिप्लाई करते रहना है। तो इसमें नेक्स्ट जो है, देखो उस समय जो सबसे पहला एलिमेंट था आपका वो था लिथियम। तो यहाँ पे अपने पास लिथियम पहला एलिमेंट है, ठीक। लिथियम के बाद नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास बेरिलियम था। बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो उसने जो है एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से उसने एलिमेंट्स को क्या किया, यहाँ पे अरेंज किया। अच्छा, एक खास बात ये थी कि न्यूलैंड के टाइम तक नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक। तो फ्लोरीन के बाद कायदे से किसको आना चाहिए था, नियॉन को आना चाहिए था, पर नियॉन उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था। तो फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट अपना कौन मिल जाएगा, सोडियम। तो यहाँ पे फ्लोरीन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट मिला उसको वो कौन सा मिला, सोडियम। सोडियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट अपने को कौन सा मिला, तो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे मिला अपने को मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और क्लोरीन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट उसको मिला वो क्या मिलना चाहिए था, आर्गन। पर नोबल गैसेस की डिस्कवरी उस टाइम तक नहीं हुई थी। यहां तक मेंडलीव के टाइम तक भी नोबल गैसेस की कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो आर्गन उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करता था क्योंकि वो डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो आर्गन तो था नहीं, तो नेक्स्ट एलिमेंट उसको कौन सा मिल गया, नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे उसको मिला पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अपने पास जो है कैल्शियम तक ये लॉ उसका वैलिड था। अब देखो किसी भी एलिमेंट को पहला एलिमेंट ले ले, जैसे मान लो लिथियम आपका पहला एलिमेंट है फर्स्ट, ठीक। तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और जो 8th एलिमेंट है, तो 8th एलिमेंट यहाँ पे आपको सोडियम मिल रहा है, ठीक है। 8th एलिमेंट अपने को कौन सा मिल रहा है, सोडियम। तो लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, सिमिलर। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग से और पूछ रहा हूँ आगे बढ़कर, क्योंकि आपने क्लास 10th में कुछ तो पढ़ा ही है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल का अगर एक बेसिक डिजाइन देखें तो उसमें आपको 4 ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। टोटल ग्रुप्स उसमें कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं। टोटल पीरियड्स उसमें कितने हैं, तो पीरियड्स कितने हैं, 7 हैं, ठीक। तो 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, ये भी पता है आपको। अच्छा, इसके बाद एक मैं यहाँ पे छोटा सा पीरियड टेबल यहाँ पे जो है बना रहा हूँ रफ में, कि यहाँ पे जैसे आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीसियम है, इसके बगल में बेरिलियम, इसके बाद नीचे कौन है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे डी ब्लॉक आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा ब्लॉक आ जाता है, डी ब्लॉक, और यहाँ पे अपने पास कौन सा ब्लॉक आ जाता है, पी ब्लॉक। ये आपने मॉडल पीरियड टेबल इस तरह से देख ही रखा है, ये बचपन से ही देखते आ रहे हो आप। अब ये बताओ कि इस पीरियड टेबल की खास बात क्या है कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है।
प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होती है? तो रीजन इसका ये है क्योंकि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर होता है। ठीक, जैसे इन सबके वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर है, या इसको इस तरह समझ सकते हैं कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है। इसी कारण से एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हर पहला और आठवां जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट एंड एट्थ एलिमेंट, वो एक ग्रुप के एलिमेंट्स आ जा रहे हैं, और एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है, या उनके वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर होता है। इसी कारण से उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? सिमिलर होती है। अब यहाँ पे अगर देखें हम, तो देखो जैसे मान लो बोरॉन पहला एलिमेंट है, ठीक, तो बोरॉन अगर पहला एलिमेंट है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां एलिमेंट कौन सा मिल रहा है? तो आठवां एलिमेंट आपको मिल रहा है एल्यूमिनियम। और आपको पता है कि बोरॉन और एल्यूमिनियम एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। भाई पीरियोडिक टेबल में बोरॉन एल्यूमिनियम जो है एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इनके वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? सिमिलर है, और इसीलिए बोरॉन और एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी क्या है? सिमिलर है। ठीक, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हर पहले और आठवें एलिमेंट जो है वो एक ग्रुप के एलिमेंट्स मिल जा रहे हैं, और इसीलिए उनकी प्रॉपर्टी जो है वो एक जैसी मिल रही है या आइडेंटिकल मिल रही है। ठीक, अब इसमें ये बताओ, जैसे मैग्नीशियम को एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, मैग्नीशियम को जैसे पहला एलिमेंट ले लिया है, ठीक, तो मैग्नीशियम अगर पहला एलिमेंट है तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और कैल्शियम जो है वो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा आपका? 8, तो कैल्शियम आठवां एलिमेंट मिल जाएगा। और कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलर है। तो मैग्नीशियम भी +2 शो करता है, कैल्शियम भी +2 शो करता है। ठीक, तो ये इन दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? सिमिलर। अब यहाँ पे देखा जाए कैल्शियम के नीचे कौन है? स्ट्रोंशियम। अब हम लोग लिमिटेशन में आते हैं। ये किसी ने पूछा है सर हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक में होगा? तो देखो ये पूरा एक चैप्टर है आपका, अभी ये सब क्वेश्चन यहाँ पूछने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन किसी ब्लॉक में आप नहीं रख सकते, ना तो ये एस ब्लॉक में आता है, ना तो ये पी ब्लॉक में, या डी ब्लॉक में, या एफ ब्लॉक में। इसको एक सेपरेट पोजीशन दिया गया है, और इस पर एक सेपरेट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि आपके क्लास 11th में ही है। फिलहाल जो टॉपिक है तो टॉपिक पे ही रहे हम, तो ज़्यादा सही होगा। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखो इसका जो लिमिटेशन है, इसका लिमिटेशन ये था कि आपका ये जो लॉ है ऑक्टेव लॉ, ये कैल्शियम तक बहुत अच्छे से चला, लेकिन कैल्शियम के बाद ये जो लॉ था आपका ये पूरी तरह से फेल हो गया। तो इसका अगर लिमिटेशन दिखा जाए, लिमिटेशन, तो लिमिटेशन जो है इसमें पहला लिमिटेशन ये है कि आफ्टर कैल्शियम दिस लॉ फेल्स। कैल्शियम के बाद ये जो लॉ है आपका ये पूरी तरह से फेल हो गया। ठीक, ये लॉ पूरी तरह से फेल क्यों हो गया? क्योंकि अब देखो रीजन आप बताओगे, हर पहला और आठवां एलिमेंट जो है इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों थी? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर इसलिए थी क्योंकि ये एक ग्रुप के एलिमेंट्स आ रहे थे। कौन से एलिमेंट आ रहे थे? एक ग्रुप के, और इनके वैलेंस शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो सेम था। अब ये बताओ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें अगर, ठीक, तो मैग्नीशियम के बाद कौन मिलता है? कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद कौन मिलता है? स्ट्रोंशियम। तो कैल्शियम से मिलती जुलती प्रॉपर्टी जो है वो किसकी है? स्ट्रोंशियम की है। अच्छा, यहाँ कौन सा ब्लॉक है आपके पास? ये आपका डी ब्लॉक है। ठीक, तो कैल्शियम के बाद जो है आपका डी ब्लॉक शुरू हो जाता है। कैल्शियम के बाद कौन सा ब्लॉक शुरू हो जाएगा? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक में यहाँ पे अपने को पता है कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक टोटल 10 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 10 एलिमेंट है। तो कैल्शियम के बाद जो आठवां एलिमेंट होगा, तो आठवां एलिमेंट जो होगा वो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और हमें पता है कि कैल्शियम एस ब्लॉक का है, और आपका जो आठवां एलिमेंट है वो कौन सा है? डी ब्लॉक का है। तो दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो मैच नहीं करेगी। कैल्शियम के बाद जो अगला एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी वो कौन सा है? स्ट्रोंशियम। और स्ट्रोंशियम जो है वो अब 18वें नंबर पे आएगा, 8वें नंबर पे नहीं आएगा, क्योंकि देखो कैल्शियम के पहले तक डी ब्लॉक नहीं था। यहाँ पे कोई डी ब्लॉक है क्या? यहाँ पे कोई डी ब्लॉक प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई डी ब्लॉक नहीं था। तो यहाँ से काउंट करें तो पहला और आठवां एक ग्रुप का मिल रहा था। लेकिन कैल्शियम के बाद क्योंकि यहाँ डी ब्लॉक प्रेजेंट है, तो होता क्या है कि जो आठवां एलिमेंट होगा वो एक ग्रुप का एलिमेंट नहीं होगा, जो एक ग्रुप का एलिमेंट होगा वो
18वां एलिमेंट होगा, ठीक है। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर वी हैव टू लर्न द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक ऑल्सो, तो यस, आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पूरा पीरियोडिक टेबल याद रखना है। और याद कैसे रखना है तो उसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करना है, ठीक है। वो सब याद करेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले यहाँ न्यूलैंड को समझ ले। तो होता क्या है कि कैल्शियम और स्ट्रोंशियम जो है एक ग्रुप के एलिमेंट्स है, और कैल्शियम के बाद जो स्ट्रोंशियम मिल रहा है वो 8वें नंबर पे नहीं मिल रहा है, वो किस नंबर पे मिल रहा है, 18वें नंबर पे मिल रहा है। 18वें नंबर पे इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ 10 एलिमेंट एक्स्ट्रा जो है वो ऐड हो चुके हैं। तो कैल्शियम तक ये लॉ चला, लेकिन कैल्शियम के बाद ये लॉ जो है वो पूरी तरह से क्या हुआ, फेल हो गया, ठीक। दूसरा जो इसका लिमिटेशन था वो ये था कि अगर हम बोले कि कोई बोले कि सर ठीक है कैल्शियम तक तो ये लॉ अच्छे से चला, लेकिन कायदे से देखें तो कैल्शियम तक भी ये लॉ नहीं चला। क्यों? क्योंकि ये बताओ कि उस टाइम पर नोबल गैस की डिस्कवरी हुई थी क्या? तो उस टाइम पर नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो अगर मान लो नोबल गैसेस की उस टाइम पे डिस्कवरी हो चुकी होती, मान लो नोबल गैसेस उस समय डिस्कवर हो गए होते, तो यहाँ पे अपने पास फ्लोरीन के बाद यहाँ एलिमेंट कौन सा होता, नियॉन, और यहाँ पे एलिमेंट अपने पास कौन सा होता, आर्गन। अगर मान लो नोबल गैसेस उस समय जो है वो डिस्कवर हो चुके होते, तो आपको नियॉन और आर्गन ये दो एलिमेंट यहाँ पे मिल रहे होते, ठीक। अब अगर हम लोग काउंट करना शुरू करते तो मान लो पहला एलिमेंट ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां नोबल गैस हो जाता, और उसके बाद फिर 9, ये 9th एलिमेंट यहाँ पे अपने को मिलता, ठीक ना। तो जो न्यूलैंड ने बताया ऑक्टेव लॉ, उसमें बोला फर्स्ट और 8th, वो तो तब था जब नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन हमें पता है कि नोबल गैस एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। तो कायदे से फर्स्ट और 8th होना चाहिए या फर्स्ट और 9th होना चाहिए, तो कायदे से होना चाहिए फर्स्ट और 9th, ठीक है। कैल्शियम तक भी अगर देखें हम तो फर्स्ट और 9th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे म्यूजिक का प्रॉपर्टीज के साथ कोई रिलेशन है क्या? म्यूजिक का प्रॉपर्टीज के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ भी ये जो लॉ था आपका ये पूरी तरह से जो है फेल हो गया, ठीक। और लेकिन ये काफी चला अपने टाइम पे, क्योंकि इसने म्यूजिक से रिलेट करके बोला था इसको, म्यूजिक से जो नेचर में म्यूजिक है उससे रिलेट करके ये उसने लॉ यहाँ पे दिया था। तो न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ भी खत्म हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लोथर और मेयर। तो उन्होंने जो नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल दिया वो ग्राफिकल फॉर्म में दिया। किस फॉर्म में दिया? ग्राफिकल। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं लोथर मेयर के पीरियोडिक टेबल को, जो कि ग्राफिकल फॉर्म में था, तो इसीलिए इसको हम लोग लोथर मेयर्स प्लॉट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पीरियोडिक टेबल है वो आपका है लोथर मेयर प्लॉट। सेकंड लिमिटेशन यहाँ पे लिखना आप कि नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड, इसका आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, और आपको एक वर्कशीट भी मिलेगी। उस वर्कशीट में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस, उसके बाद सब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, उसको भी आपको साथ साथ सॉल्व करते चलना है। और अगर कोई डाउट आएगा तो उसको व्हाट्सएप के थ्रू आपको पूछते भी चलना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो पीरियोडिक टेबल आया ये आया लोथर मेयर। तो लोथर मेयर्स प्लॉट। तो देखिए लोथर मेयर जो प्लॉट था, तो लोथर मेयर ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लोथर, एक का नाम था मेयर। तो लोथर मेयर ने यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल को बनाया, और यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल था वो ग्राफिकल फॉर्म में था, एक ग्राफ उन्होंने बनाया, ठीक। अब देखो ये जो ग्राफ बनाया यहाँ पे, ये ग्राफ किसके किसके बीच में बनाया? तो यहाँ पे जो उन्होंने ग्राफ बनाया ये एटॉमिक वॉल्यूम, किसके बीच में? एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। यहां भी इन्होंने पैरामीटर क्या लिया? एटॉमिक मास। डॉबरिनियर के बाद जितने साइंटिस्ट आए सबने पैरामीटर एक ही उठाया, एटॉमिक मास। अच्छा, एटॉमिक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास बाई डेंसिटी। तो यहाँ पे जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है इसका एक फॉर्मूला है,
एटॉमिक वॉल्यूम इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट, जो कि आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हो, ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। जैसे कार्बन का ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना है 12 ग्राम, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो यहाँ से एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है। अब पहले समझ लो, पहले फिर आराम से कुछ लिख रहे हो तो बाद में लिखना, पहले समझ लो। यहाँ पे जैसे मान लो आयरन है Fe, ठीक, आयरन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 56 है। अब उन्होंने किया क्या कि जो एक्स एक्सिस है, ये अपनी एक्सिस कौन सी है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर एटॉमिक मास रखा है ना, आयरन का एटॉमिक मास कितना है 56, तो उन्होंने 56 कुछ यहाँ पे रखा होगा, ठीक। और वाई एक्सिस पर उन्होंने क्या रखा एटॉमिक वॉल्यूम, और एटॉमिक वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे लिखा है, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए उन्होंने आयरन का एटॉमिक वॉल्यूम निकाला होगा और एटॉमिक वॉल्यूम को यहाँ पे रखा होगा, ठीक। और यहाँ से एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास को जब ज्वाइन किया तो यहाँ से उनको आयरन का एक कोऑर्डिनेट मिला, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट किसका मिला उनको, आयरन का, ठीक है, एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। इसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स का उन्होंने कोऑर्डिनेट प्लॉट किया, यहाँ पे क्या रखा एटॉमिक मास और यहाँ पे क्या रखा करस्पॉन्डिंग एटॉमिक वॉल्यूम, तो डिफरेंट एलिमेंट्स का इस तरह से कोऑर्डिनेट उनको मिलता चला गया, जैसे क्रोमियम का, कॉपर का, इसके अलावा कैल्शियम का, मैग्नीशियम का एंड सो ऑन, इस तरह से डिफरेंट कोऑर्डिनेट उनको मिला, ठीक। इन कोऑर्डिनेट्स को जब उन्होंने ज्वाइन किया, इन कोऑर्डिनेट्स को जब उन्होंने क्या किया ज्वाइन किया, तो उनको एक ग्राफ मिला या एक प्लॉट मिला, और उस प्लॉट की खास बात ये थी कि वे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है या सिमिलर है, वे सिमिलर पोजीशंस को अक्वायर कर रहे हैं, ग्राफ में वे सिमिलर पोजीशन को क्या कर रहे हैं अक्वायर कर रहे हैं। तो देखो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब मैं ग्राफ बना रहा हूं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि आयरन किस तरह से प्लॉट किया उन्होंने सभी एलिमेंट्स का जो कोऑर्डिनेट था वो इस तरह से यहाँ पे रखा और उन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन किया। तो कोऑर्डिनेट्स को जब ज्वाइन किया तो उनको जो है कुछ इस तरीके का एक ग्राफ मिला, इस तरीके का एक इंक्रीजिंग ग्राफ मिला, ठीक ना, इस तरह से बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक। और इस ग्राफ की खास बात क्या थी कि वे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी वे सिमिलर पोजीशंस को अक्वायर कर रहे थे, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे जो एल्कली मेटल्स है ना, इसको मैं मिटा रहा हूं, जो एल्कली मेटल्स हैं, तो एल्कली मेटल जो थे ये ऑक्यूपाई कर रहे थे पीक्स ऑफ द कर्व, पीक्स ऑफ द कर्व। ये जो कर्व के पीक्स हैं, ठीक ना, ये तो यहाँ पे एल्कली मेटल्स हमें मिल रहे थे। एल्कली मेटल मतलब जैसे यहाँ लिथियम, ये कोऑर्डिनेट किसका था लिथियम का, ये कोऑर्डिनेट किसका है सोडियम का, ये कोऑर्डिनेट किसका है पोटेशियम का, ये किसका है रुबिडियम का, और ये कोऑर्डिनेट किसका है सीजियम का, ठीक। इसके बाद जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ठीक, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब ग्रुप 2 एलिमेंट जो है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाई डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व, तो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व, जो डिसेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग पार्ट जो है ये वाला है, ठीक। तो डिसेंडिंग पार्ट को अल्कलाइन अर्थ मेटल एक्वायर कर रहे थे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट था बेरिलियम का, यहाँ पे कौन है आपके पास मैग्नीशियम, यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे स्ट्रोंशियम, और यहाँ पे आपका कौन है बेरियम। तो इस तरह से जो डिक्रीजिंग पोर्शन है वहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे थे। हैलोजेंस, हैलोजेंस मतलब जो फ्लोरीन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हैलोजेंस अक्वायर या ऑक्यूपाई इंक्रीजिंग या असेंडिंग पार्ट, तो असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व, तो पार्ट ऑफ द कर्व, ये असेंडिंग पार्ट को ऑक्यूपाई कर रहे थे। जैसे यहाँ पे आपको मिल रहा था फ्लोरीन, ये कोऑर्डिनेट था क्लोरीन का, ये कोऑर्डिनेट किसका था ब्रोमीन का, ये कोऑर्डिनेट किसका था आयोडीन का। और लास्ट पॉइंट, इसके अलावा जो ट्रांजिशन मेटल्स थे, ठीक, ट्रांजिशन मेटल्स,
ट्रांजिशन मेटल्स किसको बोलते हैं हम लोग, तो डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं, ठीक है, जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़कर इसके ऊपर एक सेपरेट हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में के बारे में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक कैडमियम और मरकरी। तो ट्रांजिशन मेटल्स acquire या ऑक्यूपाई ब्रॉड मिनिमास ऑफ द कर्व। तो मिनिमा पोजीशन को ये ऑक्यूपाई कर रहे थे, ये जो मिनिमा पोजीशन है ये तो मिनिमा पोजीशन को ट्रांजिशन मेटल्स यानी डी ब्लॉक के मेटल्स जैसे आपका आयरन, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब, तो ये सब इसको जो है ऑक्यूपाई कर रहे थे। तो ये था आपका लोथर-मेयर प्लॉट। इसको एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास पे बनाया गया है। और इस प्लॉट की खास बात ये थी कि इस प्लॉट में वे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी वे सिमिलर पोजीशंस को एक्वायर कर रहे थे। इस प्लॉट का जो ड्रॉबैक था वो ये था कि इस प्लॉट को स्टडी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि ये जो प्लॉट था ये कोऑर्डिनेट बेस्ड था और कोऑर्डिनेट्स को याद रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम था। और इसी के जस्ट बाद मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आ गया जो कि स्टडी करने में काफ़ी आसान था, इसीलिए इस पीरियोडिक टेबल को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो पीरियोडिक टेबल आया उसका नाम था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। आज के लिए इतना ही। आपको एक असाइनमेंट आज मिल जाएगा और एक इसका PDF रिटन फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।